नमस्कार सभी नीट 2025 एस्पायरेंट्स का आज मैं स्वागत करता हूं सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक खूबसूरत सा नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, PYQ। एक सौगात सीएलसी आपके लिए लेकर आया है, आपके सपनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ये एक ब्रह्मास्त्र आपके लिए साबित होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन, और केवल सिंपली वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा वीडियो सॉल्यूशन जो हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करे, उसके आसपास के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सबको कवर अप करके दिखाए, तो एक अल्टीमेट सी चीज आपके लिए रहने वाली है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जो एक सपना आपने नीट 2025 क्रैक करने के लिए 2024 में देखा था, उस सपने की अंतिम आहुति की ओर हम बढ़ रहे हैं। और यह मानकर चलें, जो भी पेपर आएगा, जो भी कंसेप्ट आएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द ही पूछा जाना संभव है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप कंसेप्चुअली सोल्व करें, हमारे साथ आप बढ़कर अपने सपनों को पाने की कोशिश करें, और निश्चित रूप से सपने हम पाकर रहेंगे और उन सपनों को साकार कर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आपके अपनों के द्वारा देखे गए सपनों को हम साकार करके दिखाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन जो 13 से 24 आपको मिलने वाला है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का, बॉटनी का, तो ये सेपरेट वीडियो सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट सब स्टूडेंट के लिए हमने सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप जहां भी आपको कमजोरी लगती है, उस कमजोर टॉपिक को आप अपना और बेहतरीन बनाकर उसमें जो कोई भी कमी रह जाती है, खामी रह जाती है, उसको पूरा करेंगे। और 4 मई 2025 को जब एग्जाम देने जाएंगे, उस समय जहन में एक छोटा भी संशय नहीं रहना चाहिए। कोई भी संशय या मैं कहूं किसी भी प्रकार का असमंजस आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बस हमें बेस्ट करके आना है, अपना बेस्ट करके आना है, बेस्ट करके दिखाना है, कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट्स वगैरह की बातें हम करते रहेंगे, और साथ ही इस वीडियो सॉल्यूशन जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं जेनेटिक्स फर्स्ट के रूप में, वह इंट्रो आपको दे दूं अपना। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी, टीम बायोलॉजी सीकर। तो हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे जेनेटिक्स के टोटल 98 क्वेश्चंस हैं, जो 2013 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। उनको हम 2 पार्ट में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा, कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, और रिमेनिंग जो है वो जेनेटिक्स पार्ट सेकंड में हम शूट करेंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन सौगात सीएलसी लेकर आ गई है आपको अपने 30वें स्थापना दिवस पर, 30th फाउंडेशन डे पर। 1996 में लॉन्च हुआ ये कोचिंग, या मैं कहूंगा एक शिक्षा के रूप में एक बीजारोपण किया गया था, और उस बीज ने अपना एक विशालकाय वट वृक्ष रूप धारण कर लिया है। वो सब संभव हो पाए हैं हमारे अभिभावकों और छात्रों का जो विश्वास इस संस्था के प्रति रहा है। निरंतर रूप से हम अपना बेस्ट करते जा रहे हैं, बस आप भी अपना विश्वास यूं ही बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, और वो सारे डाउट जो हैं वो समय रहते आपके सोल्व भी किए जाएंगे। तो सीकर एक विशिष्ट पहचान पूरे हिंदुस्तान में बना चुका है। नीट 2024 रिजल्ट्स की यदि हम बात करें, तो टॉप रैंक्स में अपना वर्चस्व है इस सीकर ने हासिल किया है। हिंदुस्तान की AIR 1000 में सर्वाधिक बच्चे जो हैं वो 2023 के कंपेयर में 24 में कहां से अराइज हुए हैं? सीकर से अराइज हुए हैं। और उसी सीकर का पायनियर इंस्टीट्यूट आपका अपना सीएलसी है। लास्ट ईयर 2023 में जहां ऑल इंडिया रैंक में हमारे केवल 3 बच्चे थे, 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1000 में हमारे टोटल 22 स्टूडेंट हुए हैं। इसका मतलब 23 से 24 में हम 7 गुना बढ़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहां केवल 27 बच्चे टॉप 1000 में लास्ट ईयर सीकर से थे, इस बार वो 55 हुए हैं। तो सीकर का रिजल्ट तो दुगुना हुआ है, लेकिन सीएलसी का रिजल्ट 7 गुना हुआ है। फिर से अपनी एक छाप छोड़ी है पायनियर इंस्टीट्यूट होने की, और पायनियर होना ही बड़ी बात नहीं है। आज के दिन सबसे अपडेटेड इंस्टीट्यूट के रूप में यह काम कर रहा है। एक विश्वास पर खरा उतरने वाले सभी मानकों को पार करने वाला यह इंस्टीट्यूट बन चुका है। आपका अपना सीएलसी आपके सभी सवालों के जवाब के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हों उनको जरूर लिखें। तो क्वेश्चन पेपर की हम शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स वाला पार्ट हम देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में,
जेनेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीट 2013 का है। इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए ये डिसऑर्डर है कैसे, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है ये कैसा बनेगा, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है। और जो दिया भी हुआ है क्वेश्चन में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड। अब कह रहे हैं कि दोनों जनक थैलेसीमिया से प्रभावित नहीं, कैसे हैं, जो वाहक हैं, दोनों के दोनों वाहक हैं। इसका मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। डिजीज कंडीशन थैलेसीमिया में कौन सी बनेगी, अगर स्मॉल ए आएगा तो डिजीज बनेगा, हाँ या ना, ये कंडीशन बनेगी डिजीज। अगर दोनों पेरेंट ऐसे हैं तो हमें पता लग गया ये F1 का F1 से ही तो क्रॉस है, और F1 का F1 से क्रॉस है तो एक इंडिविजुअल ऐसा बनता है, दो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस बनते हैं, और एक इंडिविजुअल का चांसेस होमोजाइगस रिसेसिव है। तो सवाल भी यही कह रहे हैं कि प्रभावित बच्चे पैदा होंगे, इसका चांस बताओ। स्मॉल ए का चांस कितना है, 1, और अगर परसेंटेज बताएं हम तो कितना हो जाएगा, 1/4 या 25%, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा 25%। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। Which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resemble both the parent। तो मेंडल का वो कौन सा आइडिया है जिसे हमें एक क्रॉस के रूप में विच इज F1 इंडिविजुअल जो है वो दोनों ही पेरेंट से मैच करे, और इस प्रकार के आइडिया को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जनरली तो हमने क्या देखा था कि मेंडल ने कहा था टॉल प्लांट है, ड्वार्फ के साथ क्रॉस हुआ, F1 ऐसा बन गया, ठीक है जी। और ये जो F1 है ये किसी एक ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जहां दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर दे, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड ग्रुप में IA और IB ये दोनों एलिलिक फॉर्म एक साथ आ जाती हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसा बन जाता है, B ब्लड ग्रुप बन जाता है, B ग्रुप कहलाता है, ठीक है जी। तो इसको हम कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। आंसर कौन सा चला जाएगा, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन जैसे कह रहा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो वन जीन का इनहेरिटेंस, तो ये भी तो वन जीन का इनहेरिटेंस है, लेकिन इसमें मेजर दोनों कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस नहीं हो रहे, ये डोमिनेंस ही है। टॉल इज डोमिनेट ओवर दी ड्वार्फ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा एंटीरिनियम मेजर्स के केस में देखा गया था, जहां रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाए जाने की रिजल्टेंट क्या ऑब्टेंड हुआ था, पिंक कलर ऑब्टेंड हुआ था। लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर हमने देख ही लिया। यह आंसर कौन सा बन गया, जिसमें दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, वो कोडोमिनेंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है। नीट 13 का ही क्वेश्चन है और हीमोफीलिया के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। हीमोफीलिया का क्वेश्चन और सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन पिछले 10 से 11 साल के अंदर 2013 से जो नीट 2024 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इसमें ये कंसेप्ट जो है ये 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, सबको ध्यान में रखना है और इनकरेक्ट पता करना है हमें हीमोफीलिया के लिए। तो हीमोफीलिया फर्स्ट ऑफ ऑल पहला करेक्टर दे रहे हैं, डोमिनेंट डिजीज है। तो हीमोफीलिया हमें पता है कि कैसी कहलाएगी कि मेल के अंदर डिजीज कंडीशन XHY ये बनती है और फीमेल के अंदर XH हीमोफिलिक कंडीशन डिजीज ये वाली बनती है। इसका मतलब कैसा इनहेरिटेंस है, ये X लिंक्ड है और रिसेसिव है, डोमिनेट तो नहीं है, बात गलत होगी। इनकरेक्ट ही पता करना है हमें। फोर्थ ऑप्शन देखिए, रिसेसिव है, बिल्कुल है। सेक्स लिंक्ड भी है क्या, X लिंक्ड है, सेक्स में भी कौन सा X लिंक्ड कहलाएगा। फिर कह रहे हैं सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। ब्लड क्लोटिंग में जो प्रोटीन है, जैसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की हम बात करते हैं, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जैसे 8 की मैं बात कर लूं, 8 की वजह से भी हो सकता है हीमोफीलिया A, ठीक है। और जो हीमोफीलिया B है वो फैक्टर नंबर 9 की वजह से भी हो सकता है। फैक्टर नंबर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बात सही है कि
ब्लड क्लॉटिंग में एक सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व है वो अफेक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से हीमोफीलिया डिसऑर्डर हो सकता है। इनकरेक्ट कौन सा बन जाएगा? आंसर तो चला जाएगा फर्स्ट, और यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है इसके लिए की बात हम याद रख लेंगे, कौन सा? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। और इसमें कौन सा है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 इन्वॉल्व, 8 का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करें हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है और कई बार इनहेरिटेंस को हम सोल्व करने लग जाते हैं, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। क्या क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ते ही आंसर भी आ सकता है? इनहेरिटेंस बताने की जरूरत ही नहीं है। यदि ए बी रक्त समूह वाले 2 व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों का वर्गीकरण ए रक्त समूह और ए बी रक्त समूह और बी रक्त समूह के रूप में, इस रेशियो के रूप में किया गया है। प्रोटीन वैद्युत का संचालन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह व्यक्तियों में विद्यमान है। यह किसका उदाहरण है? तो हमें ना तो इनहेरिटेंस देखना है और ना ही कितने कितने परसेंटेज में प्रोजेनी बनेगी वो देखना है। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, और ये एग्जांपल किसका है? ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल कहलाता है। जैसा अभी मैंने कहा था आई ए एंड आई बी, ठीक है, तो आई ए एंड आई बी ये दोनों एक साथ यदि आते हैं तो इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। एग्जांपल किसका बन गया? कोडोमिनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीट 13 का ही क्वेश्चन है और ये एक लिंकेज वर्सेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां बनता है उसके रेस्पेक्ट में एक क्वेश्चन बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ 2 जीन दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? तो पहले तो एक कंसेप्ट हमें याद रखना है। अगर रिकॉम्बिनेंट पहले तो ये क्लियर करें, पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? पेरेंटल क्रॉसिंग से बनने वाली जो प्रोजेनी है उनमें पेरेंट के जैसी जो बनेगी वो तो पेरेंटल टाइप कहलाएगा, और जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा प्रोजेनी का उसे हम रिकॉम्बिनेंट कह देंगे। क्लियर है? तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? जो नया वेरिएंट बना है, पेरेंटल से थोड़ा सा डिफर बना है, उसे हमने रिकॉम्बिनेंट कहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां होता है वहां हमें पता है 50% पेरेंटल टाइप बनता है और 50% रिकॉम्बिनेंट बनता है। तो रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल अगर मैं बात करूं किसकी? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं तो रिकॉम्बिनेंट की हम बात करें 50% रिकॉम्बिनेंट एंड 50% पेरेंटल टाइप बनता है। अगर लिंकेज हो, कंप्लीट लिंकेज हो जाए, कंप्लीट लिंकेज, जैसा एग्जांपल भी याद रखेंगे, मेल ड्रोसोफिला के केस में ऐसा देखा जाता है, तो रिकॉम्बिनेंट 0% बनता है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है जो 2 जीन एक क्रोमोसोम पर पाई जा रही हैं वो इतनी पास पास पाई जा रही हैं कि वो क्रॉसिंग ओवर में भी अलग अलग नहीं हो पाती हैं, एक साथ ही इनहेरिट होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ही वो चली जाती हैं। तो रिकॉम्बिनेंट 0% बनता है जी कंप्लीट लिंकेज में। और 100% कैसा टाइप बनता है? पेरेंटल टाइप का फॉर्मेशन होता है ये कंप्लीट लिंकेज। अगर हुआ इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज की बात हो जाएगी तो हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे वो 50% से कम बनते हैं और पेरेंटल टाइप 50 से ज्यादा बनते हैं। तो हमें पता है टेस्ट क्रॉस करवाए जाने पे 2 टाइप
दो रिकॉम्बिनेंट का टाइप बनता है, दो पेरेंटल टाइप बनता है। इसका मतलब दो रिकॉम्बिनेंट 50% से लेस का मतलब हो गया ईच रिकॉम्बिनेंट 25% से लेस, और दो पेरेंटल टाइप 50% से ज्यादा का मतलब हो गया कि ईच पेरेंटल टाइप 25% से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा हमने ड्रोसोफिला के केस में देखा भी था। ठीक है जी, तो हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट इनकम्प्लीट लिंकेज यदि होता है तो लेस देन 50%, और पेरेंटल टाइप जो बनेगा वो ग्रेटर देन 50%। और ईच की अगर बात कर लें तो ईच रिकॉम्बिनेंट लेस देन 25 और ईच पेरेंटल मोर देन 25, क्योंकि दो रिकॉम्बिनेंट और दो पेरेंटल टाइप बनते हैं। ओके, तो ये तो था एक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू नॉट ट्रू। जब भी नेगेटिव अप्रोच का क्वेश्चन हो अंडरलाइन जरूर कर दें उसको। नॉट ट्रू ऑफ द टू जीन दैट शोज 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जो है वो गलत की बात करनी है, वो स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए गलत हो जाएगा। द जीन शोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर 50% रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो है, सही है। इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी मियोसिस। इसका मतलब ये एक क्रोमोसोम हो गया, दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो इनके ये वाले क्रोमेटिड्स जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। और जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में मोर देन क्या हो जाता है, वन क्रॉस ओवर हो जाएगा। इसका मतलब यही, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर दिखा दूं, ये तो वो क्रोमेटिड पार्ट है जिनमें कोई एक्सचेंज नहीं है, और ये वो क्रोमोसोमल पार्ट बन जाएगा जिसके अंदर एक्सचेंज की बात हम करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जैसे एक्सचेंज में पार्टिसिपेट किया, ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। इसी प्रकार ये पार्ट भी क्रॉसिंग ओवर। तो मोर देन वन क्रॉसिंग ओवर यदि होता है तो इसे हम मल्टीपल क्रॉस ओवर कह सकते हैं। ओके, तो मोर देन वन क्रॉस ओवर बिल्कुल हो सकता है। इफ द जीन आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉस ओवर। जीन में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा ही जाता है, ये बात भी ठीक है। द जीन आर टाइटली लिंक्ड, अगर टाइटली लिंक्ड है जीन तो ये कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल बन जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 4 चला जाएगा। और यही ऑप्शन में होता कि इस प्रकार के क्रॉस में जो पेरेंटल टाइप है वो 50% से ज्यादा बनते हैं, और 50 से ज्यादा बनते हैं, इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जांपल बन जाता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट था लिंकेज को लेकर और वर्सेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेकर आपके साथ डिस्कस हुआ है। इसको जरूर से याद रखना है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना यहां से बनी रहती है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आरपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोफीलिया। मैंने कहा था 5 to 6 टाइम्स ये कंसेप्ट रिपीट हुआ है हीमोफीलिया वाला और सिकल सेल एनीमिया का, और हमें करेक्ट देखना है हीमोफीलिया के लिए। ठीक है जी, तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये पहली बात ही गलत होगी, क्योंकि हमें पता है कि XHY ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ओके है। और अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन का आना, ये तो सिकल सेल एनीमिया है, SCA सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट है ये। तो इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में हेमीजाइगस कंडीशन, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी यदि एलील आ जाती है तो अपना इफेक्ट दिखा देगी, लेकिन फीमेल में ये वाली जो कंडीशन है ये केवल कैरियर बनेगी, और फीमेल अफेक्टेड होने के लिए XH ये दोनों कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो कॉमन तो नहीं है। ठीक है जी, तो हमने कहा ये गलत हो गया, ये कंसेप्ट गलत हो गया, दोनों में कॉमन है नहीं, क्योंकि एक में तो सिंगल एलील अपना इफेक्ट दिखा रही है, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन आने के कारण ही ये इंपैक्ट आएगा। तो आंसर कौन सा चला जाए, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी। तो हमें पता है कि हमने देखा था कि म्यूटेशन जो होते हैं उन म्यूटेशन में यूप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन होता है। ओके, तो जीनोमेटिक म्यूटेशन की जहां हमने बात की थी और उस जीनोमेटिक म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज देखा था, क्रोमोसोमल एबरेशन में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज देखा जाता है। क्लियर है? तो जीनोमेटिक म्यूटेशन में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी दो टाइप बने थे। यूप्लॉइडी में पूरा सेट चेंज हो जाता है, 2n की बजाय 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, या डिप्लॉइड 2n की बजाय हैप्लॉइड हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो यूप्लॉइडी कहलाता है। ये यूप्लॉइडी हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है। हाइपो का मतलब डिप्लॉइड से मोनोप्लॉइडी हो जाए और डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी या हेक्साप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी जो भी हो जाए, ये हाइपर यूप्लॉइडी कहलाता है। हाइपो और हाइपर, ठीक है। ऐसे ही एन्यूप्लॉइडी भी होता है। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम के एक सेट में क्रोमोसोम का नंबर चेंज आता है। एन्यूप्लॉइडी में एक सेट में, जैसे 2n बराबर ह्यूमन के केस में 46 है, तो वो 46 या तो 45 हो जाए या फिर वो 47 हो जाए। अगर वो हो गया 45, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक क्रोमोसोम की कमी आई है, इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। और 2n = 46 की बजाय वो हो गया 47, तो एक क्रोमोसोम बढ़ गया। एक सेट के अंदर क्रोमोसोम का घटना बढ़ना बढ़ गया, तो इसे हम ट्राइसोमी कह देंगे। तो नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब है 2n + 1 का हो जाना। ठीक है जी। तो डाउन सिंड्रोम की हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम कौन सी कंडीशन है? हमें पता है 21st ऑटोसोम जो है ना, उसकी ट्राइसोमी है। ये उसकी ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम कहा है। और इस डाउन सिंड्रोम से एक बहुत ही अच्छा सवाल नीट में फर्दर ऑन बन भी सकता है। एक कैरियोग्राफ दे रखा है, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है, उसके लास्ट वाले पेज पर जहां चैप्टर खत्म हो रहा है, वह एक कैरियोग्राफ दे रखा है डाउन सिंड्रोम का। और उस कैरियोग्राफ में आपको क्रोमोसोम दिखा रखे हैं। ठीक है, लास्ट में ये 1 रो होगी, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ऐसे कर दे। लास्ट में यहां क्रोमोसोम के नंबर जहां आ रहे हैं, यहां पर आप देखें, यहां पर 3 कॉपी दिखाई दे रही हैं। इन 3 कॉपी का मतलब हो गया, ये क्या पाया जा रहा है? डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 21st ऑटोसोम की ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा 21st हो गया, तो ये 20 है, ये हमारा 19 है। इसके ठीक ऊपर जो है वो 18th हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन ये भी कर सकता है कि यहां से 3 कॉपी को उठाकर 1 कॉपी यहां पर एक्स्ट्रा लगा दे। इसका मतलब 18वें ऑटोसोम की 3 कॉपी यदि हो जाती हैं, तो इसे हम 18th की ट्राइसोमी कह देंगे, और वो 18th की ट्राइसोमी एडवर्ड कहलाती है। उसके ठीक ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है वो 13th ऑटोसोम है, और 13वें ऑटोसोम की यदि ट्राइसोमी हो जाती है, उसे पटाउट सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो 3 ट्राइसोमी ऑटोसोम से रिलेटेड मैंने बताई आपको। 21st की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम है, 18th ऑटोसोम की ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम है, और 13th ऑटोसोम की ट्राइसोमी कौन सी कहलाएगी भैया? पटाउ सिंड्रोम कहलाती है। तो ट्राइसोमी से रिलेटेड है, तो नॉट एन, हमें तो गलत का पता करना है। क्लाइनफिल्टर ट्राइसोमी है, कैसे है? क्लाइनफिल्टर का मतलब है 44 ऑटोसोम प्लस XXY कंडीशन, ये कहलाता है। ठीक है जी। और ये XXY कंडीशन कैसे बना है कि स्पर्म कैसा आ गया होगा? इसमें 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसमें एबनॉर्मल एग आ सकता है, एबनॉर्मल एग का फ्यूजन हो गया इसके साथ में, तो नॉर्मल स्पर्म के साथ में फ्यूजन होने पर XXY कंडीशन बन जाए। या फिर एग कैसा रह गया? नॉर्मल रह गया, और स्पर्म कैसा आ गया? एबनॉर्मल आ गया, तो इसमें हम क्या कह देंगे कि ये कंडीशन भी XXY कहलाती है। किसके कारण हो रहा है ये प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं। एक सेल में तो उनकी कमी हो जाएगी और अनदर सेल में वो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये ट्राइसोमी बनता है। क्लाइनफिल्टर भी ट्राइसोमी है। ठीक है जी। वेरिएशन इन कैप्सूल साइज ऑफ धतूरा। धतूरा 2n बराबर कितना होता है जी? 2n बराबर धतूरा होता है 24। तो हमें पता है कि धतूरा के केस में इस प्रकार का क्रोमोसोमल अरेंजमेंट देखा जाता है,
और इसमें वेरी करता है, ये 4 हो गई, 5 6 7 8, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा 9 10 11 12। तो ये 12 जोड़ी क्रोमोसोम यहां पर पाए जा रहे हैं। 2n बराबर 24 होता है यहां पर। अगर यहां पर ट्राइसोमी हो जाए, किसी एक में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, तो 2n बराबर 24 ना होकर 25 भी हो सकता है। तो कैप्सूल की जो धतूरा की कैप्सूल साइज होती है उसमें वेरिएशन आता है। तो ये भी ट्राइसोमी का एक एग्जांपल है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है वो X0 कंडीशन है, 44 प्लस X0 है, और 44 प्लस X0 इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? मोनोसोमी। इसका मतलब ट्राइसोमी से कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 रिलेटेड नहीं है। तो एक चीज हमने देखी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको हम पढ़ते भी नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन अगर इस प्रकार का बन भी जाए तो याद रखना आंसर उस क्वेश्चन का वही जाता है जो हमारे नॉलेज में है, ठीक है। तो इसको लेकर ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सिलेबस, एनटीए ने जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, जो एग्जाम क्यूरिकुलम आपको दिया गया है, वो एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर करवाए जाने हैं, उसी में से पेपर बनना संभव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन है, और इसमें देखें आप एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये कैसा है? ये एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड भी कैसा है? रिसेसिव है, ठीक है। और मेल इंडिविजुअल में हेमिजाइगस कंडीशन, एक एक्स क्रोमोसोम पे भी यदि एलील आ गई XCY तो ये अपना इंपैक्ट दर्शाएगी, जबकि फीमेल के लिए कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन का आना जरूरी है, ठीक है जी। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि ज्यादा चांस किस में है कलर ब्लाइंड होने के? मेल इंडिविजुअल में एज कंपेयर टू फीमेल इंडिविजुअल। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक अच्छी सी लाइन भी दी है, उसको भी आप फोकस करें, ठीक है। ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, एक मैन है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाएं। इस मैन के जो फादर है ना, ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ये फादर कैसे हैं? कलर ब्लाइंड है, XCY है। अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो ये पक्का है कि फादर अपना वाई क्रोमोसोम सन को देते हैं, तो ये XC सन के पास तो नहीं आएगा। तो फादर कलर ब्लाइंड हो, बेटे के पास में जो कलर ब्लाइंडनेस की एलिलिक फॉर्म है ये नहीं पहुंचेगी। मैरिज ए वुमन हु had a color blind mother and normal father, इस मैन की मैरी होती है एक वुमेन के साथ में, और इस वुमेन के जो मदर हैं वो कैसे हैं? XC हैं, कलर ब्लाइंड हैं। फादर कैसे हैं? नॉर्मल हैं, XY हैं। इसका मतलब पता लग गया कि यहां से एक X आया होगा तो यहां से XC आया होगा, तो ये केस ऐसा बना होगा। इसका मतलब XY की मैरी हुई है कैरियर फीमेल के साथ में। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल? अब प्रोजेनी तो पूछी नहीं है, अगर प्रोजेनी पूछते तो चारों प्रकार का जो क्रॉस था वो करवाते, इस एक्स का इन दोनों से क्रॉस करवाते, इस वाई का इन दोनों से क्रॉस करवाते। हमें तो केवल क्या पूछा है? मेल चिल्ड्रन जो है वो कलर ब्लाइंड होने की संभावना पूछी है। इसका मतलब मेल चिल्ड्रन कब बनेंगे? जब ये वाई क्रोमोसोम इन दोनों के साथ में जाए, वाई क्रोमोसोम इसके साथ जाए तो XY कंडीशन बनता है, वाई इसके साथ जाए तो XCY कंडीशन बनता है। क्लियर है? इसका मतलब मेल प्रोजेनी पूछा है, दो ही केस बनेंगे, और इन दो केस में 50% चांस कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड? इसका मतलब 50% जो मेल चिल्ड्रन होंगे इस कपल के वो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे वैसे सोल्व कर लें, ओके। और यही अगर बोल देते हैं कि कितने परसेंट प्रोजेनी जो है वो कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब दो केस और बना दो, इस एक्स का इन दोनों से क्रॉस करवा दो, इस एक्स का इन दोनों से क्रॉस करवाएं तो एक्स कंडीशन नॉर्मल आ जाएगी, और दूसरी वाली बात XC ये भी नॉर्मल आ जाएगा। इसका मतलब अब 4 प्रोजेनी में से एक अफेक्टेड कहला रहा है, कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब 25% चांस बन जाएगा। प्रोजेनी पूछता तो आंसर 25% चला जाता,
और मेल चिल्ड्रन पूछ लिया, इसका मतलब दो ही केसेज हैं और इन दो केसेज के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 50% प्रोबेबिलिटी, तो आंसर थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है और हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग एक बात कही जाती है कि किसी भी पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है, P प्लस Q बराबर 1 होता है। और ये तो है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलिलिक फ्रीक्वेंसी को P से डिनोट किया गया है, रिसेसिव को Q से डिनोट किया गया है। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में फिर एक इक्वेशन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की ओर बन जाती है। इंडिविजुअल जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड का मतलब अगर डोमिनेंट है तो P स्क्वायर, हेटेरोजाइगस है तो 2PQ, और अगर रिसेसिव फॉर्म है तो Q स्क्वायर के रूप में। तो याद रखें, क्वेश्चन में इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, डोमिनेंट एलिलिक या रिसेसिव एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग टू जीनोटाइप ये है, 480 ये है और रिमेनिंग 160 स्मॉल है, रिसेसिव है। बेस्ड ऑन दिस डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इन द पॉपुलेशन, तो ए एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ए का मतलब ये देखो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब पी स्क्वायर हमें दिया हुआ है और पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, और ये 360 आउट ऑफ कितना है, 1000 है जी, क्या क्लियर है। और 1000 है, इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है 0.36। इसको जब सॉल्व करेंगे, नीचे 100 है तो 0.36 वाली कंडीशन यहां आ जाएगी। तो पी स्क्वायर हमारा बन गया कितना, 0.36। पी कितना बन जाएगा, पी बराबर हो गया 36। पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 100 लगा दूं, यही तो मतलब है। और स्क्वायर था और स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो अंडर रूट करना पड़ेगा इधर, ठीक है जी। अंडर रूट किया 36, 36 होता है अपॉन 100 का अंडर रूट 10 होता है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.6। इसका मतलब P डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एलील ए की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, एलील ए की फ्रीक्वेंसी आ जाती है 0.6। क्या क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। हमने कह दिया था टर्नर सिंड्रोम के लिए कंडीशन क्या बनी थी, 44 प्लस X0 कंडीशन बनी थी, ठीक है जी। तो हैज 45 क्रोमोसोम विद X0 कंडीशन, तो 44 प्लस X0 ये तो एक जीनोटिपिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 44 ऑटोसोम प्लस 1X क्रोमोसोम, इसका मतलब 45 क्रोमोसोम विद, जिसमें क्या शामिल है, X0 कंडीशन शामिल है, 45 क्रोमोसोम विद X0। अगर प्लस लगा के लिखूंगा तो ये लिखना पड़ेगा 44 प्लस X0, और लैंग्वेज में लिखूंगा तो 45 क्रोमोसोम विद X0। एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये तो सही है, ठीक है। हैज 1 एडिशनल X क्रोमोसोम, नहीं, X क्रोमोसोम की कमी है यहाँ, तो एडिशनल नहीं है, गलत है। एग्जिबिट मेल कैरेक्टर, मेल कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम यहां पर है नहीं, तो मेल कैरेक्टर नहीं, ये है कैसी, फीमेल है, ठीक है जी, तो ये बात भी गलत हो गई। इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड, तो यहां एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि कैसे हैं ये, स्टेराइल हैं। स्टेराइल का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन की एबिलिटी इनके अंदर नहीं है, तो नॉर्मल हस्बैंड के साथ में ऐसे फीमेल जो है वो प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, उनमें 45 गुणसूत्र X0 के साथ हैं, 45 क्रोमोसोम विद X0 कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज। कलर ब्लाइंडनेस का वही इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है, फिर से कंसेप्ट पहले हमने समझ लिया था, AIPMT 15 का क्वेश्चन। ए कलर ब्लाइंड मैन मैरिज ए वुमेन विद नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। तो कलर ब्लाइंड मैन है, XY है, मैरिज ए वुमेन विद नॉर्मल साइट। नॉर्मल साइट का मतलब ये हो सकता है या कैरियर हो सकता है, लेकिन कैरियर के लिए आगे की लाइन पढ़ना जरूरी है। हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, इस वुमेन की फैमिली में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब फादर भी कलर ब्लाइंड नहीं है, मदर भी कलर ब्लाइंड नहीं है। क्लियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। अब इनके ग्रैंडसन, अब वो ग्रैंडसन जो है, ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी। कई बार बच्चा कहता है ग्रैंडसन का मतलब तो पोता होता है,
लेकिन जो द्वैता होगा ना वो भी ग्रैंडसन ही कहलाता है। इसका मतलब ये इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस किसके थ्रू जाएगा, इस एक्ससी के थ्रू जाएगा, और फादर अपना एक्ससी किसको देता है, बेटी को देता है। इसका मतलब हमें पता है एक्ससी एक्स ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है जी, ये वाली कंडीशन बने, एक डॉटर जैसे ऐसी बनी, दूसरी डॉटर भी इसी प्रकार की बनेगी। उस डॉटर की मैरिज हुई, कुछ भी नहीं दिया तो नॉर्मल मेल के साथ में मैरिज हुई, और पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन। ग्रैंडसन इसका मतलब ये वाई क्रोमोसोम इन दोनों के साथ में यदि जाता है तो एक केस तो बनता है जी एक्स सी वाई कंडीशन, और एक केस बन जाएगा एक्स वाई कंडीशन। इसका मतलब ग्रैंडसन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 4 में से 2, इसका मतलब 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल या फीमेल चाइल्ड की, और उन 50% में से जो ग्रैंडसन टोटल है उनमें से 50% कौन बन रहा है, कलर ब्लाइंड बन रहा है। 50% कलर ब्लाइंड का मतलब हो गया 0.5। क्लियर है? तो ये सिंपल सा एक इनहेरिटेंस था। ग्रैंडसन पूछा है, इसका मतलब ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ग्रैंडसन का मतलब ये हमारी थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XX सेक्स क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू, किसके कारण ऐसा हुआ है। इसका मतलब एक गैमेट ऐसा रहा होगा और दूसरा गैमेट ऐसा रहा होगा, तब जाकर कंडीशन कैसी बनी है, XX कंडीशन बनी है कि नहीं है। और ऐसा किस कारण होता है, ये तो हो गया स्पर्म और ये हो गया ओवा। इसका मतलब एबनॉर्मल कौन हुआ, ओवा एबनॉर्मल हुआ। फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, एक स्पर्म 2 ओवा को फ्यूज नहीं कर सकता, कंसेप्ट ही गलत है। फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ओवम, एक मोनोस्पर्मी देखी जाती है, 1 ओवा फर्टिलाइजेड बाय 1 स्पर्म, वो बात सही है, तो ये कंसेप्ट भी गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म इन फादर, फादर के अंदर एबनॉर्मल स्पर्म नहीं, नॉर्मल स्पर्म और एबनॉर्मल ओवा से बनता है, ये भी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा, ये रहा एबनॉर्मल ओवा, एबनॉर्मल ओवा है जी, और इन मदर, इसके कारण ये XX वाली कंडीशन, 3X वाली कंडीशन बनती है। ओके, नेक्स्ट है एलील्स आर, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक डेफिनेशन बनती है एलील के लिए कि जीन की अल्टरनेटिव जो फॉर्म्स होती हैं वो एलील्स कहलाती हैं। ओके, तो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन या अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन या जीनों के विभिन्न आणविक रूप जो हैं वो एलील कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट चला जाएगा। हेटेरोजाइगोट कंडीशन एलील होती हैं, ये कहना ठीक नहीं है। ठीक है, हेटेरोजाइगोट तो जैसे ये है, तो आप एलीलिक डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, डिफरेंट फिनोटाइप वाले एलील होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगोट एलील होते हैं। एलील की डेफिनेशन क्या बन गई, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन या डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। लिंकेज ग्रुप की बात कर ली, और लिंकेज ग्रुप की बात का मतलब हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम तो नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। जैसा हमने कहा था म्यूटेशन में हम पढ़ते भी हैं कि एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, यहां पर जीन का नोटेशन है 1 2 3 4, और यहां पर है ABCD। इसका मतलब जीनोटिपिकली डिफरेंट क्रोमोसोम है, और यहां अब क्या हो कि ये पार्ट टूटे और टूटकर इस पर जुड़ जाए, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है, सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसका मतलब बनने वाला जो आप क्रोमोसोम होगा वो बनेगा, ये ABCD जो फॉर्म है ना, ABCD, इसके अलावा 3 और 4 और जुड़ जाएगा, तो ऐसा ट्रांसफर होने से ये बनना, ये क्या कहलाता है, सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ऐसे ही ये 3-4 टूटता और AB और CD के बीच में यहां आकर जुड़ जाता, कहने का मतलब बनने वाला जो रूप होता है वो कैसा बनता, AB 3 4 CD। अगर ऐसा होता तो हम इसे कह देते इंसर्जन टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन है। इंसर्जन, इंसर्जन बीच में आ गया। और अगर 3 4 टूटता और इधर से CD टूटता, CD इधर चला जाता, 3 4 इधर आ जाता, और
बनने वाले जो क्रोमोजोम होते वो कुछ इस प्रकार के बन जाते, ए बी रह जाता और यहां पर ए बी के साथ में 3 4 आ जाते, और यहां पर हम कह देते 1 2 रह जाते और उसके बाद में सी डी आ जाता। ठीक है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन पाई जा रही हैं वो वन लिंकेज ग्रुप बनाती हैं। एक बात हमें याद है इस रूट इवेंट की, और मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, इसका मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जीन का जो मूवमेंट होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा था वो कहलाता। ठीक है जी। इन्वर्जन, ये इंसर्जन है। इन्वर्जन का मतलब तो एक क्रोमोसोमल पार्ट टूटता है और उसी क्रोमोसोम पर वापस जुड़ जाता है, लेकिन रिवर्स मैनर में जुड़ता है। इन्वर्जन का मतलब अगर मैं समझाना चाहूं तो ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 ये है। ठीक है, अब यहां से कोई 1 2 टूटे और वापस कैसे जुड़ जाए, 2 1 के रूप में जुड़ जाए, 2 1 3 4, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, डुप्लीकेशन में हम क्या देखते हैं कि एक क्रोमोसोम है 1 2 3 4 और उसी में ही क्या हो जाए, किसी एक आर्म जो है उसका डुप्लीकेशन हो जाए, 3 4 था 3 4 यहां भी आ जाए, इसे हम डुप्लीकेशन कह देते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा, ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproducing organism? जो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं उनमें मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जेनेटिक वेरिएशन का क्या होता है, तो हमें पता है वो रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, म्यूटेशन के कारण भी वेरिएशन आती हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण भी वेरिएशन से देखी जाती हैं। तो कॉमन पूछा है, कॉमन कौन सा हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट यदि होगा तो भी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है कॉमनली नहीं देखा जाता है। कॉमनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या देखा जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होने के कारण आंसर सेकंड जा रहा है, नहीं तो आंसर जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो सकता था। ट्रांसडक्शन जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज है, वो किसी बैक्टीरियोफेज, किसी वायरस के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है जी, और यूकैरियोटिक सेल में भी देखा जा सकता है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेज आना, वो क्रोमोसोमल एब्रेशन कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज, जैसे हम कह रहे थे कि डुप्लीकेशन हो सकता है, वो इन्वर्जन हो सकता है, इंसर्जन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन टाइप हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंजेज देखे जाते हैं। आंसर चला जाएगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया क्रॉसिंग ओवर के कारण नया कॉम्बिनेशन हमें ऑब्टेंड हो रहा है, पेरेंटल एज वेल एज न्यू कॉम्बिनेशन ऑब्टेंड हो रहा है। नेक्स्ट है 16, मल्टीपल एलील आर प्रेजेंट ऑन। मल्टीपल एलील का मतलब हो गया 2 से ज्यादा एलिलिक फॉर्म का पाया जाना, मल्टीपल एलील कहलाता है। और एलील होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, सेम लोकस के ऊपर ये प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब सेम लोकस के ऊपर जो है वो मल्टीपल एलील पाई जाती हैं, तो सेम लोकस ऑफ ए क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर पाया जाना एलील का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, और डिफरेंट लोकाई ऑन सेम क्रोमोसोम, तो लोकस डिफरेंट यदि हो जाएगी तो फिर वो नॉन एलील बन जाएंगी, वो एलिलिक फॉर्म नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो मोर देन 2 एलील का पाया जाना सेम लोकस पर होना इसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीपल एलील, ब्लड ग्रुप एक एग्जांपल बना था मल्टीपल एलील का। ओके, ए मैन विद ब्लड ग्रुप, APMT 15 का क्वेश्चन है, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी। ये मेल है, ये वुमेन है। मेल कैसा है, ए ब्लड ग्रुप, फीमेल कैसी है, बी ब्लड ग्रुप। व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग में क्या हो सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप का मतलब है कि IA कंडीशन हो सकती है, या फिर IA I0 कंडीशन हो सकती है,
यहां पर बी का मतलब हो गया आईबी, आईबी कंडीशन हो सकती है या फिर आईबी I0 कंडीशन हो सकती है। इन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा है होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप, ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप। इसका मतलब अगर जीनोटाइप ये होता होमोजाइगस ए बी होता तो ब्लड ग्रुप ए बी ही बनता, लेकिन मैक्सिमम ब्लड ग्रुप बनने की संभावना इस वाले केस में है अगर ए चला जाए बी के साथ में तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, हाँ या ना। अगर ए चला जाए I0 के साथ में तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, अगर I0 चला जाए बी के साथ में तो बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, और I0 चला जाए I0 के साथ में तो O ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ए बी ओ चारों प्रकार का ब्लड ग्रुप संभव है। आंसर कौन से चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है ए जीन शोविंग कोडोमिनेंस हैज, कोई जीन है जो कोडोमिनेंस दर्शा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वन एलील डोमिनेंट ऑन द अदर। कोडोमिनेंस का मतलब जैसे हमने कहा था पहले भी समझा दिया IA IB, इसका मतलब अगर दोनों एलीलिक फॉर्म अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं तो वो कोडोमिनेंस है, और अगर इक्वली एक्सप्रेस नहीं है जैसे कैपिटल T स्मॉल t तो ये डोमिनेंस कहलाता है, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। तो कोडोमिनेंस का मतलब इक्वल एक्सप्रेशन आना चाहिए। इसका मतलब बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट कंडीशन में दोनों एलील बराबर क्या कर रही हैं? एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। एलील टाइटली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये तो लिंकेज बनेगा। एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए रिसेसिव होगी वो तो होमोजाइगस रिसेसिव बन जाएगा, लेकिन कोडोमिनेंस का मतलब इक्वल एक्सप्रेशन आना चाहिए। विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। और ऐसा हमने इसलिए भी कहा था कि ब्लड ग्रुप के केस में जैसे तीन एलील हमने देखी IA IB I0, IA और IB स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर बनाती हैं, वो पॉलीमेरिक फॉर्म जो उनकी सरफेस से बाहर निकलता है, आरबीसी की सरफेस से बाहर निकलता है, ठीक है, जिसे एंटीजन हम कहते हैं, ठीक है जी। और I0 जो फॉर्म बनेगी उस I0 में किसी भी प्रकार के एंटीजन या शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये एक कंसेप्ट था जो मल्टीपल एलील ब्लड ग्रुप से हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 19, टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, लिंकेज किसने समझाया है? ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको समझाया है। तो टर्म लिंकेज कॉइन्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। थिसेरा बोवेरी और वोल्टेयर सुटॉन, ये जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों के लिए क्या याद रखना है? क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब जो बातें इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने फैक्टर के रूप में, जीन के रूप में दिखाई थी, वही बातें क्रोमोसोमल मूवमेंट के रूप में टी बोवेरी और वोल्टेयर सुटॉन ने भी दर्शाई थी। ग्रेगर मेंडल जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते ही हैं, बात ही नहीं, ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 15 में हुआ करेक्ट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है जेनेटिक मटेरियल का बड़े से छोटे की ओर। तो यहां पर देखें कि बड़े से छोटे की ओर, इसका मतलब क्रोमोसोम जीनोम में हमें कंफर्म करना है। जीनोम का मतलब सम टोटल ऑफ ऑल दी जीन, इसका मतलब सारे क्रोमोसोम भी उसी के अंदर आ गए, तो सबसे बड़ा तो जीनोम जाना चाहिए, पहला आंसर और चौथा आंसर नहीं जाएगा। जीनोम के बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाई जाती हैं। याद करो, एक जीन है उसके लिए 3 जो है कोडोन की फॉर्म वो ट्रिपलेट का रूप पाया जाता है और 3 न्यूक्लियोटाइड वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन है और जीन का कंपोजिशन होता है न्यूक्लियोटाइड से। आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको निकालना होगा। आप चाहते हैं हमने देखा और देखते ही आंसर क्लिक कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी से निकालना पड़ेगा। ह्यूमन पेडिग्री दिखा रखी है, फील्ड सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल के द्वारा। डार्क किए गए सिंबल्स जो हैं वो अफेक्टेड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे, और जबकि जो रिमेनिंग जो सिंबल हैं वो नॉर्मल इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री फील्ड सिंबल ये हो गया आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री।
ठीक है जी। तो एक बात देखें यहाँ पर, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट जो डिसऑर्डर होगा उसके लिए एक बात होती है कि अनअफेक्टेड इंडिविजुअल के अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं हो सकता। और यहां देखें आप कि अफेक्टेड इंडिविजुअल लेकिन पेरेंट अनअफेक्टेड हैं। अगर ये डोमिनेंट है, चाहे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, चाहे ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के लिए एक एलील तो रही होगी ना कोई, उस एक एलील का सोर्स इन दोनों पेरेंट में किसी से तो आया ही होगा। और अकेली एलील भी अगर इन दोनों पेरेंट में आती तो हम कह देते हाँ पॉसिबिलिटी है डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट के लिए कंडीशन होती है, इसमें ऑप्शन डोमिनेंट क्यों नहीं जा रहा है? डोमिनेंट इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि डोमिनेंट का मतलब हो गया कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं होता। तो डोमिनेंट जो फॉर्म होती है ना, डोमिनेंट, वहां उसके लिए याद रख देंगे कि अनअफेक्टेड पेरेंट not have affected progeny, affected progeny। तो डोमिनेंट की पहचान हो गई है। डोमिनेंट की पहचान किससे हुई है कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी नहीं हो सकती है। ओके, अगली बात और कौन सा बचा? ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड रिसेसिव बचा। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फॉर एग्जाम्पल इसको जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस मान लिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान लिया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब एक्ससी और एक्ससी कंडीशन बन गई होगी। अगर ये एक्ससी एक्ससी कंडीशन बनी है तो अफेक्टेड मदर का जो सन होगा ये वाला सन, इसके पास एक एक्ससी तो आया ही होगा ना, और वाई क्रोमोसोम फादर से आ गया होगा, तो ये डिजीज बनना चाहिए था। इसका मतलब अफेक्टेड मदर के नॉर्मल सन नहीं बन सकता। अफेक्टेड मदर के नॉर्मल सन नहीं बन सकता तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या बची? ऑटोसोमल रिसेसिव की बची। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको भी हम एक बार कंफर्म कर लें। जैसे मैंने कहा ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, स्मॉल ए है, ठीक है, ये स्मॉल ए है, तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन रही होगी, तो स्मॉल ए आ गया होगा। यहाँ पर ये नॉर्मल रहा है तो यहां से कैपिटल ए, यहां से स्मॉल ए आ गया होगा। ये अफेक्टेड है तो ये रहा होगा, बोलो भाई। और यहाँ पर दोनों ही कैसे हैं? अनअफेक्टेड है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, हेटेरोजाइगोट भी हो सकती है। ये यहाँ पर देखें आप, ये दोनों ही अनअफेक्टेड है, इसका मतलब दोनों ही हेटेरोजाइगोट रहे होंगे, तो दोनों का स्मॉल ए यहाँ आ गया होगा। ओके, और ये स्मॉल ए फोर्थ जनरेशन यदि बन रही है तो ये दोनों हेटेरोजाइगोट कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव को सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोबेबिलिटी से पेडिग्री के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 22। इन ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब हो गया कि जो F1 इंडिविजुअल है उसको डबल रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करवाया जाना, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, more parental type of offspring were produced than the recombinant type. This indicate, ये अभी एक कंसेप्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्सेज किसके साथ में, लिंकेज का कंसेप्ट हमने बताया था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज वहां पर हमने देखा था। तो यहां देख रहे हैं कि इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, ज्यादा पेरेंटल टाइप बनना, और ज्यादा पेरेंटल टाइप बनने का मतलब हो गया कि लिंकेज है। 100% पेरेंटल टाइप बनता है तो कंप्लीट लिंकेज था, और ज्यादा पेरेंटल टाइप इसका मतलब मोर देन 50% पेरेंटल टाइप यदि बन रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज है। और इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए क्या दिखाता है ये, इसका मतलब क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, 2 जीन लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, 2 जीन आपस में लिंक्ड हैं और सेम क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है। बोथ द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन, ये तो पॉलीजेनिक बनता है। इस डेफिनेशन का मतलब तो है पॉलीजेनिक। द 2 जीन आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, इसका मतलब 50% रिकॉम्बिनेंट बनना चाहिए था, तो ये भी नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, अगर सेपरेशन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम का तो इससे
क्रोमोसोम एब्रेशन आएगा, ठीक है। लेकिन लिंकेज को कौन दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो लिंकेज की बात कर रहा है। तो आंसर चला गया, दो जीन संलग्न है, एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, और पूछ लें संलग्नता कैसी है, पूर्ण संलग्न है या अपूर्ण है, तो क्या बोल देंगे? अपूर्ण संलग्नता यहां पर पाई जा रही है, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात हो रही है। नेक्स्ट है 2016 मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम के क्वेश्चन 2020 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और रिसेंटली हम 24 की बात करें, यहां भी एक मैक्सिमम नंबर के रूप में, एक बड़ी संख्या के रूप में 12 से 13 क्वेश्चन मैच द कॉलम पूछे गए थे। और मैच द कॉलम की खास बात, रिसेंट समय के जो एग्जाम हैं उनमें ये आ रही है, एक ऑप्शन मैच हो गया तो आपका आंसर जा रहा है। लेकिन 2025 का प्रोबेबिलिटी है एक अच्छे लेवल का पेपर रहने की, तो अवेयर रहें, पहले से तैयारी करके रखें अच्छे से। मैच फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। डोमिनेंसी में हमने कहा था कि जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन है उसमें एक एलिलिक फॉर्म दूसरी के ऊपर डोमिनेट होती है। इसका मतलब हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, और ये कब था? कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ही तो एक्सप्रेस हो रहा था, टोल ही तो बन रहा था। इसका मतलब ए का सेकंड जाना चाहिए, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब हो गया हेटेरोजाइगोट कंडीशन में दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर जाएं। तो इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, इसका मतलब ऐसा हमने कहा देखा था, आई ए आई बी के केस में देखा था, है कि नहीं है? तो कोडोमिनेंस का आंसर जाएगा, ये हमारा थर्ड। प्लियोट्रॉपी, ठीक है जी। प्लियोट्रॉपी में हम कह देंगे कि अगर मैनी जीन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर, बहुत सारी जीन एक ही कैरेक्टर के लिए, तो ये तो पॉलीजेनिक बनता है। और प्लियोट्रॉपी का मतलब हो गया सिंगल जीन इन्फ्लुएंस इनहेरिटेंस ऑफ मैनी कैरेक्टर, तो ये आंसर कौन सा? सी का बन जाएगा, फोर्थ। प्लियोट्रॉपी के लिए एक ही जीन मैनी कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा हमने देखा था कहां पर? कि जो स्टार्च ग्रेन थे, उस स्टार्च ग्रेन की जो साइज थी वो हो गई, और सीड की जो शेप थी वो हो गई, ठीक है। सीड की शेप में जैसे राउंड और रिंकल्ड की बात हो गई थी, और स्टार्च ग्रेन की साइज की अगर बात की जाए तो लार्ज बने थे, इंटरमीडिएट बने थे, स्मॉल बने थे, ठीक है। तो 2 3 4 1 आंसर जाना चाहिए। 2 3 4 1 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कई बार बच्चा जो है इनको आपस में मैच करता रहता है, यूं क्रॉस लाइनें बनाकर, क्रॉस लाइनें नहीं, जिसकी जो मैचिंग है वो इसके बगल में आपको लिखनी होती है। उसके बाद सीक्वेंस देख लें, 2 3 4 1 2 3 4 1, और इस 2 3 4 1 के दौरान ये भी ध्यान में रखें कि सीक्वेंस आपको एबीसीडी के रूप में दी गई है ना, कहीं डी सी बी ए के रूप में तो नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ऐसी गलतियां एग्जामिनर नहीं करवाते हैं, फिर भी हर क्वेश्चन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूरी एक मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट कर देता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते क्वेश्चन हार्ड है, इजी है। वो मार्किंग में तो बराबर ही है, इजी क्वेश्चन में उतना ही स्कोर लिए हुआ है जितना एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 16 नीट फर्स्ट जो हुई थी 2016 में, उसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? तो हीमोफीलिया का कंसेप्ट चौथी बार रिपीट हो रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली हीमोफीलिया को कौन दिखा रहा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, जीन रिलेटेड है, डोमिनेंट जीन नहीं है, रिसेसिव है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, बिल्कुल है। इसका मतलब यहां पर एक और बात दे रखी है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब रिसेसिव जीन डिसऑर्डर ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कौन सा है? ये एक्स लिंक्ड है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट, ओके। 25 एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, लंबे तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप को एक बौने तद्रुप प्रजनन उद्यान मटर पादप से संकरित करवाया जाता है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहां पर एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन आ गई है, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? इसका मतलब अगर लगातार सेल्फ क्रॉसिंग करवाई जाती है, सेल्फिंग प्लांट्स के अंदर करवाई जाती है, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से ही करवाया जाए, स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से ही करवाया जाए, तो ये अनेकों पीढ़ियों तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और अनेकों जनरेशन तक, मैनी जनरेशन तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट किया जाना, इसे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं, ठीक है।
तो एक कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ में इन्होंने करवा दिया। F1 प्लांट का सेल्फिंग यदि करवाई जाती है तो रिजल्टिंग जीनोटाइप जो हमें ऑब्टेन्ड होगा वो किस रूप में होगा? तो क्रॉस क्या कह रहा है, इसका क्रॉस इसके साथ में करवाया है, F1 हमें प्राप्त हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और F1 की हमने करवा दी सेल्फिंग, F1 की सेल्फिंग करवा दी तो हम हो जाएगा स्टॉल कितना आ गया 1। हाँ जी, अब हाँ इसी रेशियो में दिया हुआ है, ये 1/4 भी हो सकता है या 1:2:1 भी हो सकता है, 1/4 1/2 1/4 भी हो सकता है। इस रेशियो में दिया है तो ऐसे निकाल लेंगे हम। इसका मतलब 2 कैसे आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 कैसे आएगा स्मॉल टी। अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये क्रॉस करवाने से ये कैसे आ गया, तो हम डिटेल में जैसे बात कर लूं कि चेकर बोर्ड मेथड हम बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक तरफ मेल गैमेट रख दो, एक तरफ फीमेल। जैसे यहाँ पर इस प्लांट के 2 गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिए, इस प्लांट के भी 2 गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहाँ पे रख दिए, आपस में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। इसका मतलब टोटल 4 प्लांट, और उन 4 में से एक प्लांट तो कैसा बन रहा है हमारा होमोजाइगस स्टॉल, 2 कैसे बन रहे हैं हेटेरोजाइगस स्टॉल, एक कैसा बन रहा है होमोजाइगस ड्वार्फ फॉर्म बन रही है। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा 1:2:1 1:1 1:1। अब बात ये आती है कि 3:1 टॉल और ड्वार्फ क्यों नहीं बन सकता, ये 3 टॉल है ये एक ड्वार्फ है, इसलिए आंसर नहीं जा सकता क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टिंग जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप तो 1:1 आएगा, और 1:1 में कह रहे हैं कि टॉल हेटेरोजाइगस 1 बनेगा ना, गलत बात है। इसका मतलब टॉल होमोजाइगस 1 है, टॉल हेटेरोजाइगस 2 है, ये रहा टॉल हेटेरोजाइगस 2, और 1 प्लांट कैसा बन गया होमोजाइगस ड्वार्फ बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2016 का ही क्वेश्चन है। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, पता है हमें, क्योंकि हीमोफीलिया को हमने कहा था XHY सेक्स लिंक्ड X लिंक्ड रिसेसिव बनेगी। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, तो हमने कहा था जीनोमेटिक म्यूटेशन में यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, ये 2 टाइप होते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशन में। यूप्लॉइडी में सेट चेंज होता है, क्रोमोसोम का सेट चेंज हो जाता है, और सेट चेंज का मतलब 2n की बजाय 3n हो जाए, 4n हो जाए, या 2n की बजाय n हो जाए। एन्यूप्लॉइडी में 1 सेट में क्रोमोसोम चेंज आता है, CHRS क्रोमोसोम नंबर चेंज आएगा, ठीक है, ये एन्यूप्लॉइडी। तो डाउन सिंड्रोम क्या है 21st की ट्राइसोमी है, सेट चेंज हुआ है या सेट के अंदर संख्या चेंज हुई है, तो एक सेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ है, तो डाउन सिंड्रोम हम कह देंगे एन्यूप्लॉइडी है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, करेक्ट खोजना है हमें। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, PKU बिल्कुल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर कहलाएगा, ठीक है जी। तो हमने देखा A, B और C जो है वो सही है। सिकल सेल एनीमिया X लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, और सिकल सेल एनीमिया के लिए HBS ये डिजीज कंडीशन बनी थी, हाँ या ना, ये तो ऑटोसोमल कहलाएगा। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन होती है, जिस जीन में म्यूटेशन के कारण SCA होता है, वो जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाई जाती है। ओके, तो D जो है वो गलत हो जाएगा, सही A, B एंड C हो जाएगा। A, B, C का मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, जिसके कारण वेरिएशन आती है। तो पार्थेनोजेनेसिस, तो इसमें तो फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है जी, एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड बन गया, तो इसमें तो पार्थेनोजेनेसिस में तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये भी नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की बात की नहीं जाएगी, जेनेटिक कंपोजिशन सेम बना रहेगा, ठीक है। फिर आता है कि वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ मोस्ट कॉमन वे है वेरिएशन आने का, तो आंसर ये जा रहा है। फिर बात आ रही है कि न्यू सेलर पॉली एम्ब्रियोनी क्यों नहीं आएगा आंसर, तो न्यू सेलर पॉली एम्ब्रियोनी ये जो कंसेप्ट है, इसका मतलब हो गया कि
मैनी एम्ब्रियो से जो है वो किसका फॉर्मेशन होना, सीड का फॉर्मेशन होना। मैनी एम्ब्रियो से सीड का बनना, तो बहुत सारे एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। इसमें जीनोटाइप जो है वो क्या बना रहेगा, मैनी एम्ब्रियो बोला है, सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जीनोटाइप उनका सेम बना रहेगा। तो आंसर ये भी नहीं जाएगा, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आप बोटनी के केस में न्यू सेलर पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द मैकेनिज्म दैट कॉजेज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले 14, हाँ नीट 14 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे पर जाना, इसका मतलब एक क्रोमोसोम की जितनी भी जीन है वो मिलकर एक लिंकेज ग्रुप बना रही हैं, और एक क्रोमोसोम से दूसरे पर जाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, डुप्लीकेशन हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन में देखा था। ठीक है जी, इन्वर्जन ये क्रोमोसोमल एब्रेशन का ही पार्ट है, क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटेगा, उसी क्रोमोसोम पर वापस जुड़ेगा, लेकिन इन्वर्ट मैनर में जुड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में हमने ट्रू ब्रीडिंग की बात कही थी कि कंटिन्यूअस अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन इनके अंदर होता है, और मैनी जनरेशन तक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस भी ये दर्शाते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो है वो कौन से हो गए, तो प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पोलिनेशन, अनरिलेटेड स्पीशीज। ट्रू ब्रीडिंग के लिए जरूरी है रिलेटेड होना जरूरी है। ठीक है जी, सेम ब्रीड का होना भी जरूरी है। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स, अपने ही जैसी प्रोजेनी बनाना और होमोजाइगस होना, तो ये कंसेप्ट सही चला जाएगा कि लगभग समजात हो और अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो, वो क्या कहलाता है, एक तद्रुप प्रजनन सम कहलाता है। अपने आनुवंशिक गठन में हमेशा समजात अप्रभावी हो, ऑलवेज जो है वो कैसा हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो, स्मॉल टी, यही ट्रू ब्रीडिंग थोड़ी है। कैपिटल टी ये भी तो ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, वन दैट इज एबल टू ब्रीड, अपने आप प्रजनन कर सके, वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं कहलाएगा। इसका मतलब नियरली होमोजाइगस और प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। और नियरली होमोजाइगस बोलने का मतलब है कि यहां पर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन इनमें होगा वो आइडेंटिकल टाइप ऑफ गैमेट्स ये इंडिविजुअल बनाते हैं, कोई वेरिएशन नहीं है यहाँ पर। जो जेनेटिक कंपोजिशन बनेगा वो भी आइडेंटिकल होगा पेरेंट के जैसा ही। कलर ब्लाइंडनेस के इनहेरिटेंस का चौथा पांचवा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो नीट जो दोबारा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इफ ए कलर ब्लाइंड मैन कैसे हैं, कलर ब्लाइंड, ये लो जी कलर ब्लाइंड, मैरिज ए वुमेन हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन, होमोजाइगस है इसका मतलब ये वुमेन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन, याद रखना प्रोजेनी पूछे या सन पूछे इसका मतलब इस वाई क्रोमोसोम का इन दोनों से लेना देना है, तो एक्स वाई कंडीशन और ये इसके साथ जाए तो एक्स वाई, इसका मतलब सन बनने के ये दो ही चांसेज हैं, और इन दो चांसेज में कलर ब्लाइंड होने का 0% चांस है। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हुआ हमारा। नेक्स्ट है 31, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर व्हिच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। तो मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट लिए थे उनमें से कौन सा इनमें नहीं है, तो सीड ग्रीन और येलो होना लिया गया था। ठीक है जी, पॉड इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड होना ये भी लिया गया था कि फूली हुई या संकुचित है, ये डोमिनेट हो गई, रिसेसिव हो गई। स्टेम का टोल या ड्वार्फ होना ये भी मेंडल ने लिया था। लेकिन ट्राइकोम्स जो एक लेयर पाई जाती है लीफ के ऊपर, ट्रांसपायरेशन को रोकती है, वो ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर फॉर्म का होना ये मेंडल के द्वारा नहीं लिया गया था, नॉट कंसिडर्ड पूछा। आंसर नंबर फर्स्ट चला जाए नीट 17 का क्वेश्चन। नीट 17 का अगला क्वेश्चन है, ए डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन का मतलब हो गया जी कि मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो बनने वाले जो चारों गैमेट हैं वो चारों गैमेट ही अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है जी, और सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन क्या बला है, मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड के दौरान जो क्रोमेटिड्स है ना होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स सेपरेट नहीं होंगे, इसका मतलब 4 में से 2 गैमेट तो अफेक्टेड होंगे
और 2 गैमेट नॉर्मल बन जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखें, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, मियोसिस फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, चारों गैमेट अफेक्टेड। सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन, मियोसिस सेकंड, एनाफेज सेकंड, और 4 गैमेट में से 2 गैमेट अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन का कौन सा एग्जांपल है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हमने कहा था XXY कंडीशन है। ठीक है जी, तो डिजीज कॉज्ड बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। और टर्नर सिंड्रोम जो है वो कौन सा है? X0 कंडीशन है। ये सेक्स लिंक्ड हो गया, ये सेक्स लिंक्ड हो गया। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल है, लेकिन ये नॉन डिसजंक्शन से संबंधित नहीं है, ये जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऑटोसोम का जीन रिलेटेड डिसऑर्डर कहलाएगा, इसको हम कह देंगे जीन रिलेटेड। इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया हमारा? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में हम कहते हैं 21st की ट्राइसोमी है। और 21st की ट्राइसोमी क्यों हुई है? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं हो पाए, उनका डिसजंक्शन नहीं हो पाया। 33 नीट 17 का क्वेश्चन है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया एक ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस के कारण ये पैदा होती हैं, और अरक्तता दोनों ग्लोबिन अणुओं में संश्लेषण की समस्या के कारण पैदा होता है। उचित कथन का हमें चयन करना है। तो हमें पता है, एक चीज याद रखना, थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं और सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। थैलेसीमिया हमने कहा था अल्फा चेन अफेक्टेड है, बीटा चेन अफेक्टेड है, तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया ये अलग अलग प्रकार का बना था। इसमें ग्लोबिन का फॉर्मेशन का अमाउंट कम हो जाता है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। और यहां पर जो है डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ये क्वालिटेटिव है, ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इसका मतलब जितना ज्यादा एलिलिक डिफेक्ट होगा उतना कम हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा। और ये है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनसीईआरटी ने थैलेसीमिया वाले जो पैराग्राफ है उसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट यही दिया है कि फॉर्मर जो है वो कैसा है, एक क्वांटिटेटिव है और एक कैसा है, क्वालिटेटिव है। तो बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव होना, दोनों क्वांटिटेटिव है? नहीं जी। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, दोनों क्वालिटेटिव भी नहीं है। फिर कह रहे हैं थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, थैलेसीमिया में कम सिंथेसिस होगा ग्लोबिन का, ये बात सही है। और सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव है, तो इसके कारण ये गलत हो गया। हमें तो सही का पता करना है, सही ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा। ठीक है, जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ये दिखा रखा है। हस्बैंड का जीनोटाइप है जी IA IB, और वाइफ का जीनोटाइप है IA और स्मॉल i। ठीक है, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनो एंड फिनो आर पॉसिबल? डिफरेंट जीनो और फिनो कौन से पॉसिबल है? तो मैं बात करूं तो IA अगर इसके साथ जाए तो IA ये जीनोटाइप बन सकता है। क्या IA का दूसरा जीनोटाइप भी बन सकता है? ये बन सकता है IA स्मॉल i। इसका मतलब ये तो जीनो है। और फिनो कौन सा बन गया इसका? इन दोनों का फिनो एक ही तो कहलाया, A ब्लड ग्रुप कहलाया। क्लियर है? इसका मतलब अब आगे अगर मैं बात करूं, ये IB इसके साथ जा सकता है क्या? अगर इसके साथ गया तो IB और IA ये बना, IA IB बना। IA IB एक जीनो है और इसका फिनो कौन सा है? AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अब ये IB क्या इसके साथ भी जा सकता है? अगर IB स्मॉल i के साथ में गया तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया? B, और जीनो एक ही पॉसिबल है इसका। इसका मतलब हमें साफ दिखाई दे रहा है, फिनो कितने बनेंगे? 3, जीनो कितने बनेंगे? 4। 4 जीनो 3 फिनो, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Which one from those given below is the period for Mendel hybridization experiment? मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का पीरियड कौन सा था? तो याद रखोगे, नीट में पूछा गया, 17 का क्वेश्चन है, 1856 से 1863। ठीक है, अब कितने साल इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन किया था? बच्चा इस अक्सर गलती करता है, 56 को काउंट कर लिया, 1, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। बच्चा कहता है 8 साल तक एक्सपेरिमेंट चला था। 8 साल तक नहीं, 7 ईयर तक हुआ था, क्योंकि आप अगर 56 को भी इंडिविजुअल काउंट करोगे तो 1 साल तो कब हुआ? 1856 से 57 गए तब हुआ ना। इसका मतलब ये 7 ईयर तक कंडक्ट किए गए एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट।
और वो वाला कंसेप्ट याद रखना, मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में प्रूव किया गया था कि इनहेरिटेंस पैटर्न को पहली बार देखा गया था। मिड ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब 1850 के लगभग है। होमोजाइगस प्योर लाइन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, तो जो पशु होते हैं उनमें होमोजाइगस प्योर लाइन कैसे, तो सेम ब्रीड का होना बहुत जरूरी है। ब्रीड में भी उनकी जनरेशन में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 4 to 6 जनरेशन तक आप क्रॉस करवा सकते हैं। स्ट्रेटेजी इन एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर हट चुका है और वहां इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग ये सब पढ़ाया जाता था। तो हम कहते हैं कि प्योर लाइन कब ऑब्टेन्ड होता है, सेम ब्रीड के इंडिविजुअल के मध्य क्रॉस करवाया जाए और वो सेम ब्रीड में कॉमन एंसेस्ट्री हो 4 to 6 जनरेशन। इसका मतलब ये नहीं कर सकते कि पहली पीढ़ी और 10वीं पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवा दिया तो वो प्योर लाइन बनेगा, ठीक है। तो मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल होगा, ये तो अनरिलेटेड बोल दिया, ये तो गलत हो गया। डिफरेंट ब्रीड का मतलब ही नहीं है सेम ब्रीड का होना जरूरी है। डिफरेंट स्पीशीज सवाल ही पैदा नहीं होता, सेम ब्रीड का होगा, रिलेटेड भी होगा, 4 to 6 जनरेशन तक है, ये कॉमन रिलेशनशिप एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। Which of the following pair is wrongly matched? गलत कौन सा है? X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है X0। थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज को बताया, सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को दर्शाता है, सही है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी, ये मल्टीपल एलिलिज्म को नहीं दर्शाता है, तो इनकरेक्ट कौन सा बन गया, रॉन्गली मैच कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। तो ये किसको दिखा रहा है, स्टार्च सिंथेसिस ज्यादा होगा तो कैसे लार्ज साइज के सीड बन जाएंगे, कम स्टार्च होगा, मीडियम होगा तो इंटरमीडिएट बन जाएंगे, कम होगा तो स्मॉल साइज के बन जाएंगे। ऐसा हम देखते हैं प्लियोट्रॉपी का ये एग्जांपल बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट निम्न में से कौन सा है। स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का मतलब हो गया एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन स्प्लाइसियोसोम जो है वो तो इंट्रॉन को हटाने का काम करता है और बचे हुए जो एक्सॉन है उनको आपस में जोड़ने का भी काम करता है। इसका मतलब स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग का काम करता है, इंट्रॉन को हटाता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है एमआरएनए का, प्री एमआरएनए का, उसको हटा दिया तो इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। और स्प्लाइसिंग टेक प्लेस बिफोर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से पहले ही स्प्लाइसिंग हो जाती है, तो स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट नहीं करता है ट्रांसलेशन में। क्लियर होगी बात। ट्रांसडक्शन जो है वो डिस्कवर्ड है एस अल्टमन के द्वारा, और ट्रांसडक्शन में हमने एक बात भी कही थी कि ट्रांसडक्शन क्या था, वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कहा था एक सेल से दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन जो है वो डिस्कवर्ड है अल्टमैन के द्वारा, ये बात भी गलत होगी। ये किसके द्वारा है, नॉर्टन जिंडर के द्वारा, ठीक है, और जोशुआ लेडरबर्ग, ये दोनों एग्जांपल ये आपने बोटनी में पढ़े भी होंगे, नॉर्टन जिंडर और जोशुआ लेडरबर्ग। नॉर्टन जिंडर एंड जोशुआ लेडरबर्ग। पुन्नेट स्क्वायर जो है वो डेवलप किया गया है ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुन्नेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूरी बात याद रखेंगे। ब्रिटेन के रहने वाले हैं, जेनेटिसिस्ट हैं, कोई फिजियोलॉजिस्ट वगैरह नहीं है, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं और नाम है आरसी पुन्नेट, रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहे हैं फ्रैंकलिन स्थल जो है इन्होंने लिंकेज टर्म दिया था, नहीं जी लिंकेज के बारे में तो किन्होंने बताया था, मॉर्गन ने बताया था, ठीक है। तो फ्रैंकलिन स्थल जो है उन्होंने मीजल्सन और स्थल एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, नॉन कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को दिखाया है। और फ्रैंकलिन स्थल ने मीजल्सन के साथ मिलकर ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे बताया है कि कोई भी डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है वो नेक्स्ट डीएनए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन स्थल का कोई संबंध नहीं है लिंकेज के साथ में। फ्रैंकलिन स्थल तो डीएनए रेप्लिकेशन वो भी नॉन कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जोशुआ वो
स्थल और मिचेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट के तहत इन्होंने ये दिखाया है। 39 सेलेक्ट द करेक्ट मैच हमें दिखाना है। थॉमस हंट मॉर्गन ट्रांसडक्शन के बारे में बताया है, वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हमने कहा था, ये गलत बात है, ठीक है जी। और उसके बाद कहा है ग्रेगर जॉन मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, नहीं। F2 का रिसेसिव पेरेंट्स अक्रॉस डाई हाइब्रिड है, नहीं। डाई हाइब्रिड तो वो भी तो था कि जैसे हमने कहा था राउंड और येलो, ठीक है, RRYY का क्रॉस RRYY से होना, ये भी तो डाई हाइब्रिड है। राइबोजाइम जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है। तो करेक्ट मैच हमारा 39 का कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाता है, ठीक है, राइबोजाइम। ओके, और यहां पर एक बात है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया था, और इस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो एक चीज बताई थी इन्होंने कि सेल टेक एक्सटर्नल डीएनए को सेल जो है वो अपने अंदर लेता है, इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो देखे जाते हैं। ओके, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 नीट 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डोमिनेंसी है क्या? डोमिनेंसी कैसे है? जैसे IA स्मॉल आई के साथ आ जाए तो डोमिनेंसी है। कोडोमिनेंसी है क्या? बिल्कुल है। अगर IA और IB एक साथ आ जाएं तो कोडोमिनेंसी है। मल्टीपल एलील, 3 एलील की बात ऑलरेडी हुई है, IA एलील होती है, IB एलील होती है, और I0 या स्मॉल आई एलील कहलाती है। मल्टीपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं दिखाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जैसे ह्यूमन में स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। तो हमें तो रिप्रेजेंट करने वाले बताने हैं, ABC रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ABC का मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक पार्ट कंप्लीट होता है, और ये टोटल नीट 2013 से नीट 2024 तक टोटल 98 क्वेश्चन है। इस शुरुआत वाले पार्ट में कुछ एक्सप्लेनेशंस ज्यादा थे, और इसके तहत हमने क्वेश्चन यहाँ पर 40 लिए हैं, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जेनेटिक्स का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 to 98 तक टोटल क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। टोटल 58 क्वेश्चन वहां पर हम सोल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करता हूं आपने काफी एंजॉय इन कंसेप्ट को एंजॉय किया होगा, और CLC का ये जो यूनिक फीचर आया है, ये सभी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में जो आप तक पहुंचाया है। PYQ बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन डिटेल्ड सॉल्यूशन और उसके साथ में टॉपिक्स को सराउंडिंग के रूप में कवर भी किया जाना, हर ऑप्शन का एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाया जाना, तो ये हमारा एक मूल उद्देश्य रहा, एक मेन मोटो था, और ये मेन मोटो आपकी सफलता में एक रामबाण भी साबित होगा, एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इसी कामना के साथ में बेस्ट ऑफ विशेज हैं आपको। मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 2 में, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय CLC, विजय CLC।